नमस्कार। आमतौर से अम, नेता भाषण दे देते हैं। चल रहा है नेता चल रहा है, माइक चल रहा है। आमतौर से नेता भाषण दे देते हैं और चले जाते हैं। मैं थोड़ा यहाँ इसलिए आया हूँ, ये भैया ये ठीक है, इसको ले लो। मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि मैं आपकी भी बात सुन लूँ। पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है चुनाव के लिए, देश को कहती है कि भैया आने वाले सरकार क्या क्या काम करेगी। और पहले जो मैनिफेस्टो बनता था बंद कमरों में बनता था, सीनियर नेता बना देते थे। और मैंने सोचा कि अगर हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो क्यों ना हम बाहर जाके जनता से पूछें कि किस प्रकार से बनाना है, क्या बनाना है, आपकी मुश्किलें क्या हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपको लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपकी सुनना चाहता हूँ। तो आप बोलिए, आपके पास मेरे लिए कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, मगर जब आपने बोल लिया आपकी सुन के फिर मैं थोड़ा दो शब्द अंत में बोलूँगा। धन्यवाद। साहब, मेरे माइस के बारे में, हम मजदूरी कर रहे हैं माइस में। तो हमारे माइसमा में मतलब हमारे लेडीज़, हम भी, आज मेरे परिवार 3 पीढ़ी तक हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमारे को कोई पीएफ बोनस कुछ नहीं मिलता है। और मेरे बच्चा की यहाँ छाँ भी नहीं करते सकते हैं ये सेठ लोग। और मजदूरी हमारे 80 रुपये लेडीज़ को देते हैं, 100 रुपये मेरे को देते हैं। ठेके में करते हैं तो 12 घंटा 14 घंटा करते हैं तो हमारे को 100-150 रुपये बनते हैं। और हमारे को कोई सुविधा नहीं है साहब। पीएफ हमारा काटते हैं, बाकी कहते हैं कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 6 महीना काट लेते हैं। और मैं कभी विजय कुमार के चले जाते हैं तो कभी चंद्र कुमार के चले जाते हैं, कभी संपत लाल के चले जाते हैं। इसलिए ऐसे काम कर कर टाइम पास करते हैं सर। और कोई मेरे पास कोई सुविधा है नहीं, कोई स्कूल की सुविधा है नहीं। और बच्चे यहाँ गांड पे आ जाते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हमारे, ये हमारी समस्या है। और हमारे यहाँ काम तो बहुत खुले हैं, बाकी काम दाढ़ी इतनी मिलती है हमारे। और मेरे को कणक कुणक मिलती है यो, तो साल की 8 महीना 7 महीना की मिलती है पीपीएल लालिया। वो कभी तो मिल जाती है, कभी मिलती नहीं। 8 महीना 7 महीना की ये मिलती है। इतनी मजदूरी हमारे को मिलती है साहब। आप इसकी हमारी हेल्प करो। आप, आपकी मांग है मेरी इतनी, और क्या। माननीय श्री राहुल गांधी जी का यहाँ कोलायत की तपोभूमि पर हम मजदूरों की तरफ से स्वागत है। जो अभी ये भाई ने बात बताई है, वास्तविक बात तो सब यही है। यहाँ मनुष्यों का काम बहुत लंबा चौड़ा है, हमारी 3 या पीढ़ियाँ गुजर गई यहाँ, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला आज तक नहीं आया। ये तो आपका आज अच्छा दिन, हमारा भाग्य जो आप आए हैं। और पहली बार 77 के बाद में हमारे यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी चुना गया है, वो भी आपकी सोच के अनुसार। आपने कि युवा और कर्मठ कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट दिया तो वो हमारे यहाँ से विजय होकर के राजस्थान की विधानसभा में गया है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि ना यहाँ कोई शिक्षा का कोई साधन है, ना यहाँ कोई मजदूरी का कोई साधन है, ना यहाँ मजदूरों के लिए कोई पीएफ है, ना इनकी कोई इंश्योरेंस है। कई यहाँ लोग इन खानों में दब दब के मर गए। उनको जैसे उनके मुनीम और इन ठेकेदारों ने जैसा कुछ दिया वो बेचारे लेकर के अपने घर में बैठ गए, ना ही कोई इनका नेतृत्व करने वाला आज तक। बस इससे ज़्यादा मैं तो कुछ आदरणीय राहुल गांधी साहब और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, प्रतिपक्ष के नेता डूडी साहब, विधायक बार सिंह जी भाटी और गांव से पधारे सारे श्रमिक भाई और बहनों और भाइयों, मैं राहुल गांधी हमारे आगामी प्रधानमंत्री के रूप में मानते हैं हम। और उन्होंने आज हमारे इस छोटे से एक इलाके में इतना बड़ा समय देकर हम मजदूरों पर जो ये एहसास किया, उसके लिए हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना ही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने सालों से यहाँ इतना क्ले निकल रहा है जिसका आज तक
इस क्षेत्रवासियों को कोई इसका फायदा नहीं मिला है। या अच्छे से अच्छा अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र या कोई ऐसी इकाइयाँ लगाई जाए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, और मजदूरों के लिए सरकार से भी ऐसी ठोस कोई नीति बनाई जाए जिससे मजदूर को सही उनका सीधे रखो और ले लो। उनको सही मजदूरी मिले। अभी जो मजदूरी है वो इस समय आज बहुत कम है। कम से कम हर मजदूर को 400 रुपये से ऊपर दाढ़ी मिले, उनका पीएफ बोनस जो भी है नियमित, और लोगों को जिस बच्चे चिकित्सा और सब ये सारी व्यवस्थाएं मैं राहुल साहब से अवगत कराना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है वो इस बात की है कि इतना बड़ा किले निकलने के बावजूद भी यहाँ कोई तरह का ऐसा कोई इंडस्ट्री या कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। इसको विशेष ध्यान में रखते हुए हमारे मजदूर लोगों को इसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की सोचे। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी राहुल जी गांधी जी का हम स्वागत करते हैं। हम सबसे बड़ा साहब से आपसे निवेदन है कि हमारी माताओं का है जो सवेरे 4 बजे उठ करके अपने बच्चे को दूध पिला करके हमारे साथ में आकर खैड़ों में काम करती हैं और पूरे दिन चिलचिलाती, फिर भी 11 बजे जाकर खाना बनाती है और फिर भी हमारे साथ में जुट जाती है। 5 बजे तक हमारे साथ में काम करती है और फिर ढाणियों में जाकर के गायों का दूध का और काम करती है, फिर भी इनको दिहाड़ी कम मिलती है। इसलिए साहब आपसे निवेदन है कि आप इस पर गौर फरमाइए। हेलो। साहब होने का ये है कि दाढ़ी ज़्यादा बढ़नी चाहिए और मैं मजदूरी कर करके थक जाऊँ तो कभी बोनस नहीं मिले और मजदूरी करके पूरा हो जाऊँ मैं। साहब हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है हम गरीबों को कि आप है ना, हमारी कोई सूचना नहीं है, कोई हमारी मजदूरी नहीं है, कोई बच्चा की सुविधा नहीं है, हमारा बुरा हाल है। कोई हमारे मजदूरी लगा ही कौन में कट लगा सब रे मशीना ट्रैक्टर मैं तो रोज लेके न जावा। सरकार का कोई काम नहीं है जे सरकार माने मार सके देर देर। हमारा तो बुरा हाल है। हमें थाने कहीं के सरकार कहीं थे हमारी सुनो ध्यान सुन ले होना भाई 50 त्या कौन धक्का दे देर काटे किन्ने जावा जेका लिखा पटिया माने तो नेड़े आन दे कोई मारे स्कूल ना कोनी, कोई मारे पट्टा कोनी, कोई मारे लेट कोनी, मैं किन्ने जावा कौन सुने मारी मारी सुनते इंदिरा गांधी भी ने तो इंदिरा बिल्ला पार कर दी कौन सुने मारी। सब लाठारी चले गरीब रो कोई कोनी, गरीब रो एक ही और राजा हो तो भी नहीं उठा दियो कौन सुने मारी। संजय गांधी मारी सुनी भी नहीं उठा दियो हमारी कौन सुन रही हो बताओ। हमें एक है राजा आया धन्यवाद है मां देखिया है आंखों के आज मारे राजा आयो है। मैं आज तक कांग्रेस खातर मर रहा मरसा हमारी पीढ़ी खत्म हो गई है। मरार मार रहा मैं नाइक जात गरीब जात हाँ गरीबों सुन दियो नहीं है साहब कोई ध्यान सुनो तो थारी मर्जी है नहीं मैं तो रोज जिंदगी पूरी करनी है। कोई लेना है कोई देना है सब नौकरी लागूड़ा है मारा नहीं कोई नौकरी कौन मारा बच्चा कोई पटूड़ा कौन कोई जे ट्रैक्टर ट्रैक्टर लिया हुआ तो मारा कोई लगा हुआ कौन साहब। तो मैं किस्त खाऊं भरा बोर ले जाओ भरा मैं तो मारे मर के सिखाने रो लिया वो मैंने ब्याज और खा रही साहब दुखी और मैं था करने आया त्यार सुनो तो थारी धन्यवाद है नहीं सुनो तो थारी मर्जी है। मारी हमेशा हाथ रो साथ मारा हाथ जिंदाबाद हमेशा ताज ऊंचो रहना चाहिए तो हमारी जिंदगी है नहीं तो कहीं नहीं साहब। बहुत दुखी मैं कोई लिखिया न कोई पढ़िया माने धक्का देवे अनपढ़िया ने चलो चलो कोई रोजगार नहीं है कोई माने लोन नहीं दे रहा है कोई माने धान नहीं दे रहा है कोई माने तेल नहीं दे
चिमनिया चिमनिया में अंदर मच्छर खा रिया मन गरीबा ने। इतनी मारी बुरी हालत है। त्या झुलण सका तो थारी मर्जी है, थारे दिन आज है, थारी मात पिता ने माने इंद्र नहीं खड़ा है और माने कोई नहीं खड़ा सके। माने डरार वोट लेर के गरीबिया कांग्रेस तो मैं आज तक कांग्रेस ही जा। मारा मात पिता मर गया मैं भी मरा। वोट मारी कांग्रेस रो, मारी कांग्रेस आवे तो मैं खुशी, मैं बहुत खुशी कि मैं बोलन जो गालिया सा माने पानी नहीं पींदे, लाठुड़ा माने हाथ ही नहीं लगाउंदे। आवे मारी इंदिरा गांधी माने ट्यूबवेल रो पानी पावे। मारो राजा कियो जने वर्जा रो रही है। हमारे हाथ जोर आई निरोध ना है, मारो हाथ रो हमेशा ही साथ, मारे हाथ रो हमेशा ही साथ। आदरणीय राहुल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सचिन साहब और डूडी साहब, आदरणीय भंवर सिंह जी और मजदूरगण, आपसे यहाँ पधारने पर आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपको साहब ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, एक मजदूर होकर ये आदिवासी क्षेत्र और एक शिक्षित है, यहाँ पर पढ़ाई शून्य है। पढ़ाई बगैर आदमी कोई बोल ही नहीं सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति वो आप तक पहुंचा नहीं सकता है। सरकारी योजनाएं हैं वो वहाँ से आप स्वीकृत करते हो तो यहाँ पर हमारे को वहाँ से 1000 रुपये, यहाँ पर हमारे को 100 रुपये मिलते हैं। आपसे ये नर्म निवेदन करते हैं, ये मजदूर बिल्कुल आदिवासी हैं, इनका जीना बहुत ही गुजारा मुश्किल से होता है। मोटा परिवार है, 100 रुपये दिहाड़ी मिलती है। परिवार के अंदर अनपढ़ होने के वजह से परिवार मोटा होता है, 10 बच्चे होते हैं कम से कम। 100 रुपये में उस 10 बच्चों का गुजारा नहीं होता है। आज महंगाई के अंदर सब्जी है वो आसमान छू रही है और बीपीएल है वो गणमान्य व्यक्तियों के है। जो मजदूर है उसको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। किसी वजह से किसी मजदूर को मिलना है, उसको बीपीएल नहीं बनाया जा रहा है। वो मजदूर का मजदूर ही है, ये हकीकत है। ये हमारे बहनें हैं, ये हमारे भाई हैं। आज भी वही आदिवासी, वही भूख मरी है। इनके इस खान के सिवा कोई यहाँ पर दाढ़ी मजदूरी का कोई सहारा नहीं है। आपसे ये नरम निवेदन है कि ये किले हैं, इस किले में वर्षों बीत गए। आज मेरी 60 साल उम्र है। 10 साल की उम्र में मैं खुद इस जयचंद लाल जी वहाँ इसके अंदर काम करता था। आज 55 साल उम्र है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई तो साहब पैसे बगैर हो ही नहीं सकती है। मजदूर का गुजारा भी नहीं होता है, उसका पालन पोषण नहीं होता, वो पढ़ाई कहाँ से करा सकता है। शिक्षा तो बहुत दूर रह गई और दूसरी सुविधा तो उसको मिल ही नहीं सकती है। आपसे ये नरम निवेदन है, ये हमारा रोजगार है, इसको आप सही दिशा निर्देश दो तो ये मजदूर हैं, इनका जीवन यापन हो सकता है। आपसे हम आशा नहीं, ये विश्वास और तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप गरीबों के मसीहा हैं। ये हमारे बहनों ने आपने कहा था, इस हिंदुस्तान के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी वो गरीबों के मसीहा थी। उसी राह पर आप चलते हो। आज हम आपको देखकर बहुत खुशी हैं क्योंकि आप हमारे दिलों के मसीहा हैं और हमारा दर्द सुनने के लिए आप हमारे बीच आए। हम आपसे ये निवेदन करते हैं, इस मजदूरों की और गरीबों की समस्याएं हैं, उनका तहे दिल से आप सुधार कीजिए और इनकी सुविधा है उसका आप जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो कुछ शब्द बोलें। कितने चल रहा है माइक, सुनाई दे रहा है भैया? कितने साल से आप यहाँ हैं? मैं साहब 40 साल से यहाँ पर। जब आप बच्चे थे तब यहाँ काम करते थे, तो तब और अब क्या फर्क है? अभी
जहां पर पहले हम खड़े थे उसी जगह पर हम खड़े। हमारे को कोई सुधार नहीं है। मजदूरों को पीएफ बोनस नाम मात्र कागजों के अंदर चिमटी रह जाती है, कुछ नहीं सुविधा है। माइंस के अंदर दिहाड़ी करते हैं उतना ही मिलता है। 100 रुपये से बढ़कर 110 से ज्यादा मजदूर को कुछ नहीं मिलता। और आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। क्या करते हैं वो? मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। वो भी यहीं करते हैं? हाँ, यहीं करते हैं। क्या आयु क्या है उनकी? उनकी बड़ा बच्चा है, वो 26 साल का है। यहाँ है? यहाँ नहीं, वो घर पर है। आज छुट्टी है इसलिए वो घर पर है। और दूसरा है वो दिहाड़ी करता है। इस माइंस के सिवा हमारे यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। थोड़ा मुझे समझा सकते हैं यहाँ माइंस कैसे, हाँ। कैसे चलती हैं, क्या होता है, क्या क्या किस प्रकार से चलती है? पहले जब स्टार्ट हुई थी माइंस आज से 40-50 साल पहले, तो लेबर खुद अपने हाथों से बट्ठल उठा करके उस खड्डे खोदती, उसमें से इस किले को निकालती, फिर उसको ऊंटों पर मतलब फावड़ों से गैंची से, हाँ उससे। उसके बाद में कुछ नई टेक्नोलॉजी आई तो ट्रैक्टरों से काम हुआ, तो उसमें वो करावा लगा करके उससे खींच लेते। उसके बाद में अब ये बड़ी बड़ी पोकलें आ गई, उससे हमारी मजदूरी पे बहुत भारी असर पड़ा है। इनका तो मतलब कम लोगों को मजदूरी कम लोगों। पहले कितने लोगों को मिलती थी? पहले तो पूरे के पूरे गांव लगते थे। यहाँ जो आजू बाजू के गांव है उनमें कोई अगर किसी का अपना धंधा था या भेड़ बकरी जो अपने धन वगैरह वाला, वो तो नहीं आते थे, लेकिन पूरे के पूरे उनका रोजगार ये माइंस थी। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये जो किले हैं दिल्ली, यहाँ से सब 300-400 ट्रक भर के गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जाते हैं, तो क्यों ना यहाँ भी एक हब बना दिया जाए, यहाँ फैक्ट्री बनाई जाए जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा इस किले से। तो क्या आपको क्या लगता है यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? यहाँ सब क्या तो कारण यही है, या तो इनको कोई गैस या लाइट ऐसी कोई समस्या होगी। हाँ। तो हम तो इस बात में सोच नहीं सकते। तो जो ये लोग हैं जो इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए। ये जो माइंस हैं कितने लोगों के पास है? ये करीब कितनी माइंस हैं यहाँ? ये माइंस है तो साहब यहाँ करीब 150-200 लीजे हैं। 200 लीज है, लेकिन है ये चंद लोगों के पास में। हमारी जमीन है, मेरी जमीन है, खातेदारी है, खातेदारी रजिस्टर मेरे पास में, लेकिन किले की लीज है इनकी, क्योंकि इनकी 200 हेक्टर की है लीज है। गवर्नमेंट ने इनको लीज, मतलब जमीन आपकी है? जमीन मेरी है, लेकिन किले का हक मेरा नहीं है। किले का हक इनका ही है जिनकी लीज है। लाइसेंस इनके पास में। जमीन से किले निकाल ये जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। जमीन के मालिक का अधिकार ये है, लेकिन जमीन के नीचे जहाँ से पैसा बनाने के लिए लोग माइन निकालते हैं, वो कुछ चंद 50-60-100 लोगों के पास पूरे जिले भर के वो माइंस है, इनके पास में लीजें बनी, और वो क्ले निकाल कर यहाँ पर। तो मेरा आपसे ये और आपको उसमें से 1 रुपया नहीं मिलता? 1 रुपया नहीं मिलता साहब। वो हम मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी मिलती है सिर्फ हमें, वही मजदूरी मिलती है हमें। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि क्यों ना हम मजदूरों के लिए भी 5-7% ऐसी जो लीजें जो कर सकते हैं उनके लिए भी आवंटित की जाए। तो यहाँ पे किन किन के पास जमीन है? कितने लोग हैं यहाँ जिनके पास जमीन? यहाँ करीब जो बैठे हैं यहाँ के लोकल, उनकी जमीन के नीचे, पूरी जमीन के नीचे किले हैं। मगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास छोटी सी जमीन है होगी है। उन जमीन के कहीं 20 फुट नीचे, कहीं 30 फुट नीचे, कहीं 15 फुट पे वो किले हैं, लेकिन उनका जो मालिकाना हक है वो उनका ही। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जो ये बताया इन्होंने कि ज़मीन का अधिकार इनका, पट्टा इनके नाम पर, लेकिन ज़मीन को खोद कर, खनन कर क्लेम निकालने का अधिकार जो है उसमें कोई रॉयल्टी 1 रुपया भी आप में किसी को मिलता नहीं है। और जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए भी अगर स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, बीमा की, बच्चों की शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। किसी को काम करने के लिए दस्ताने मिलते हैं, हाथ में पहनने के दस्ताने किसी को, कभी किसी को खांसी हो गई, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, उसकी दवा दारू का खर्चा पानी कोई कहीं देता नहीं है। जो लेबर मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्ट्रेशन आप लोगों का होता नहीं, जो बोनस और पीएफ कटता है उसका भी खाता आपका जमता नहीं। ये सारी बातें मैं समझता हूँ वहाँ पे हमारी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी भी चिंतित हैं कि चाहेंगे कि इसको इंक्लूड हम लोग करें। हमारे यहाँ सब कोयला निकलता है, जमीन तो हमारी एक बार कर ली, लेकिन हमारे को मजदूरी और ना भी हमें कोई ये जमीन हमारी ले ली और पैसों से ले ली, मतलब कोई 30-40 हज़ार वो इधर है, थोड़ा दूर है। कोयला आप देखो तो कोयला निकलता है, लेकिन हमारे को मजदूरी तक नहीं मिलती। हम घर बैठे साहब।
यहाँ एक प्राइवेट कंपनी है VSLP नाम से लिग्नाइट, वो 135 मेगावाट का बिजली का उन्होंने पावर प्लांट लगा रखा है। हमारी किसानों की जमीन 20,000 रुपये बीघे से सन 7-8 में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम ये एक्वायर की गई 1236 हेक्टर, उसमें ये कोयला निकाल रहे हैं। उस जमीन का हमें इस कंपनी ने कुछ नहीं दिया, वो 20-20 हजार रुपये दे करके और हमारे से वो जमीन पूरी खाली करवा ली और उन्होंने अपने माइंस चालू कर दिए। जिस टाइम उन्होंने ये जमीन एक्वायर की थी तो उन्होंने कहा था कि हम आपको इस फैक्ट्री में रोजगार देंगे। गुड़ा फ्लावर प्लांट है, बहुत बड़ी माइंस है वो भी, जैसे ये अपने बरसिंहसर में लिग्नाइट है, ऐसी वो एक प्राइवेट है। लेकिन वहां उन्होंने ऐसे ठेकेदार बना दिए, वो जो यहाँ हालत है वही वहां हालत है। सीधा किसी को भी उसमें उन्होंने कुछ नहीं दिया। मतलब आपकी जमीन है, उसमें कोयला है, आप कोयला है साहब, आपको मजदूरी भी नहीं देते उसमें। हाँ, मजदूरी भी नहीं देते साहब, हम तो मजदूरी मांगते हैं। हम उनको कहते हैं हमें तो आप हाउस कीपिंग का काम दीजिए, हम उसमें भी कर लेंगे, लेकिन वो भी उनके बाहर के कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमें उसमें भी नहीं देते। पीछे से कोई नौजवान कुछ बोलना चाहता है? आप में से कोई पीछे जो लड़के बैठे हैं, आप में से कोई बोलना चाहता है पीछे? जी, क्या नाम है भैया आपका? अपना नाम बताओ, गांव का नाम और अपना नाम। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, गुड़ा का रहना निवासी हूँ मैं। साहब, मैं ये एप्लीकेशन है आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें लिग्नाइट का प्लांट है, ये भी लगने वाला है अभी। और इस प्लांट वाले और SDM साहब के पास और जिला कलेक्टर के पास मैं 5 बार जा चुका हूँ, 5 बार SDM, 1 बार जिला कलेक्टर पास। एप्लीकेशन लिख लिख के परेशान हो गया हूँ। इसके मुआवजे के बारे में कोई सुन नहीं रहे। और 4.5 लाख के करीब मेरी राशि है, ये कंपनी वाले देने के लिए अभी हमारे को दी नहीं। बोल रहे हैं कल देंगे, परसों देंगे, कल देंगे, परसों। अभी फाइल लगी हुई है SDM ऑफिस में, मेरे को 2 महीने हो गए करीब। मजदूर लोग है। अब मैं पूना में काम करता हूँ, मार्बल का मिस्त्री का काम करता हूँ। इस कंपनी के पीछे मैं यहाँ बैठा हूँ। अभी मैं यहाँ नहीं हूँ तो हम तीनों को देंगे नहीं, क्योंकि नाम इनमें तीनों के खाते हैं, तो हमें चेक देंगे नहीं। और कंपनी वाले आजकल कर रहे हैं, हमको चेक दे नहीं रहे। और कंपनी वाले बेईमानी कर रहे हैं, केवल बस रिश्वत के लिए। मैं आज भी 5,000 रुपये किसी भी मैनेजर को पकड़ा दूँ तो आज भी देने के लिए तैयार। एक SDM के पास नकल लेने के लिए 200 रुपये लगते हैं। अब उनका काम है, क्योंकि वो बैठे SDM ऑफिस में बैठते हैं, बाबू है, उनका काम है हमारी फाइल का नकल नहीं दे सकते, उनके लिए भी 200 रुपये देना पड़ता है नकल के लिए। और ये मुआवजे के लिए भी हम करीबन आज 2 महीने से घूम रहा हूँ, फिर भी वो बोल रहे हैं कल देंगे, परसों देंगे, यही बात चल रही है। इस तरफ से कोई बोलना चाहता है आप में से? पीछे से बोलिए। भंवर जा बोलो। माननीय राहुल गांधी जी का सबसे पहले तो मैं कोलायत विधानसभा क्षेत्र के खदान मजदूरों की तरफ से यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि राहुल जी इन खान मजदूरों का हालचाल जानने के लिए यहाँ का पटवारी तक इनके बीच में नहीं आता है। और आज देश के सर्वोच्च नेता और देश के भावी प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर पूरे देश को उम्मीद है, आज हमारे बीच में आए हैं। तो पूरे खान मजदूरों को पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि राहुल जी हमारे बीच में पहली बार इतने छोटे लेवल तक और एक साधारण मजदूर का हालचाल पूछने के लिए यहाँ पधारे हैं। राहुल जी, मैं कुछ समस्याएं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये मजदूर दैनिक मजदूरी पर यहाँ काम करते हैं। ये काम करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे का इनको मजदूरी मिलती है। चाहे 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से भी काम करने वाले यहाँ बुजुर्ग मजदूर भी बैठे होंगे, लेकिन आज तक सरकार ने, यहाँ के माइंस ओनर ने या खनिज विभाग ने इन मजदूरों के लिए कोई स्थायी योजना नहीं बनाई है। सभी मजदूर राहुल जी चाहते हैं
कि इन खनिज मजदूरों के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद में आपके हाथ में देश की बागडोर जब हिंदुस्तान की जनता देगी तो ये मजदूर चाहेंगे कि इनके हितों के लिए आप पूरे इनके हितों के लिए आप सोचेंगे और इनके लिए एक स्थायी खनिज नीति बनाएंगे, खनिज मजदूरों की नीति बनाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे मजदूरों ने बताया कि इन मजदूरों की जो ये खनिज आवंटन की नीति है उसमें कम से कम 20% का कोटा खनिज मजदूरों का निर्धारित किया जाए। राहुल जी, मैं आपसे इन मजदूरों की तरफ से मांग करना चाहूँगा। इसके अलावा इनको ESI की सुविधा नहीं मिलती है। राहुल गांधी जी, बड़े बड़े शहरों में कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को केंद्र सरकार की तरफ से ESI के तहत दवाई की, मुफ्त दवा की और उनके दुर्घटना आदि होने पर उनके पूरे क्लेम की सुविधा है। लेकिन यहाँ के मजदूरों का न तो कोई रिकॉर्ड संधारण किया जाता है। एक माइंस पर 100 मजदूर काम करते हैं तो 20 मजदूरों को यहाँ दर्ज किया जाता है और 80 मजदूर सीधे ही उचंती चलते हैं। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि ESI PF के अलावा इन मजदूरों के लिए इस खनिज क्षेत्र में शिक्षा के लिए इस खनिज एरिया में एक अच्छा स्कूल बनाया जाए। स्वास्थ्य के लिए इनको कोलायत या बीकानेर जाना पड़ता है तो कम से कम इस माइंस एरिया में यहाँ नेशनल हाईवे भी है, दुर्घटनाएं हाईवे पे भी होती है और इस माइंसों में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। तो अच्छा एक सरकारी अस्पताल बनाए जाए। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इनको बीमे की कोई सुविधा नहीं है। किसी मजदूर की यदि दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में यदि उसका अंग भंग हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए से 50,000 रुपए तक का दे करके उसका पीछा छुड़ा लिया जाता है। तो खनिज नीति में ये प्रावधान किए जाए कि खनिज की यदि काम करते वक्त खान में मौत होती है तो उसको एक अच्छी राशि दी जाए और उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन दी जाए। ये इसके साथ ही मैं पुनः अनेक तरह की समस्याएं हैं खनिज मजदूरों की, उसका मैं इनकी समस्याओं का ज्ञापन आपको दे दूंगा। मैं आपका पुनः साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस गरीब तबके को संभालने का काम किया है। कोलायत सीमावर्ती क्षेत्र है सर, यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है। आप यहाँ पधारे हैं तो उसके लिए एक बार मैं पुनः सभी खान मजदूरों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई अपना सुझाव देना चाहता है या कोई अपनी बात बताना चाहता है? आप बोलिए। कितने घंटे करते हो भैया काम? 6 घंटे सर। 6 घंटे? 6 घंटे 8 घंटे। और कहाँ रहते हो आप? मड। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 7 किलोमीटर है सर। तो कैसे आते हो? बस पैदल आते हैं या साइकिल पे आते हैं और कोई नहीं सर। मैं सर ये कहना चाहूँगा, पहले तो आप हमारे कोलायत की तपोभूमि पर पधारे तो खान मजदूरों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राहुल जी हमारे बीच पधारेंगे और हमारे दुख और दर्द सुनेंगे। आप यहाँ पधारे तो हमें खुशी हो रही है कि आप हमारी बातें सुनोगे ही नहीं, आप लागू भी करेंगे। लेकिन एक ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ के लिए एक ऑफिस भी हो ताकि मजदूर अपनी समस्या रख सके। यहाँ के मजदूर संख्या में काफी है लेकिन माइंस वाले अपनी मर्जी से लगाते हैं मजदूरों को। मजदूर यदि कहते हैं हमारी 250 रुपए दाड़ियाँ तो 250 दो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं दूसरे 100 रुपए मिल जाएंगे वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मजदूरों की संख्या काफी है लेकिन वो अपने चहेतों को जो नहीं बोलते हैं उनका शोषण करते हैं, उन्हीं को लगाते हैं। सब साहब से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं उनके लिए आप सुविधा करें। यहाँ पे ऑफिस की सुविधा है या मेडिकल की है, स्कूल, इनके लिए पर्सनल स्कूल। और जैसे आदिवासी क्षेत्र है 12 और, तो मैं साहब आपसे निवेदन करूंगा कि कोलाई तहसील हमारी पूरी पिछड़ी हुई तहसील है लेकिन यहाँ खनन भी है, बजरी भी है, कोयला भी है, इसके बावजूद भी हमारी तहसील बहुत पिछड़ी हुई है सर। ये जो पिछली राजस्थान सरकार ने मुफ्त दवाई की बात की थी जी सर, वो आपको उससे आपको फायदा हुआ? सर मिल रहा है लेकिन सभी को एक जैसी दवाई दी जा रही है सर। लेकिन पिछली बार तो अच्छा था, इस बार थोड़ा बहुत डाउट है। लेकिन यहाँ पे 200 तरह की दवाइयाँ दी जा रही है सर, फायदा भी हुआ है। हाँ, पहले लोगों के नरेगा मिल रहा है सर, काम मिल रहा है बहुत। 100 दिन का जिसको दिया है उससे तो उनकी लोगों की स्थिति सुधरी है, आज दिख रहे हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, 25 दिन 30 दिन मिल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सर अच्छी सुविधा है लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन की वजह से नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की सुविधा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई नौजवान व्यक्ति पीछे वालों में से कोई बोलना चाहता है? आप में से पीछे जो बैठे हैं। हाँ माता जी आप बोलो, बैठे बैठे बोल दो। तो बिजली है नहीं
तो थंबा है नहीं, झुंपड़ी है तो हाँ झुंपड़ी है तो कहाँ खान माते जाता है तो खूब 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 काम करता है 7 घंटा 8 घंटा, तो दोनों दिनों जाता है, दोनों दिनों जाता है 50-60 वर्ष हो गया। पैसे मिलते जगह को न मिले। समस्या हाँ मारी रात घड़ी है। हाँ एक सुनने दो सुनने मारी क्या करे कि कोई को नहीं मारा, तो मारो कोई को नहीं। अरे ना तो क्या करे कि आदमी होता जगह गुजर गया, और मैं तो सब गरीब बड़ी हूँ। अरे कहीं मिलता जगह को मिले नहीं मारे। हाँ मिलता जगह को मिले नहीं। मेरे ख्याल पीढ़ियों से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं और सालों साल काम करने के बाद भी आज जो सुनने को आया है कि दिहाड़ी के नाम पर पूरा पैसा आप लोगों को मिलता नहीं है, और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनके बच्चे जब पढ़ लिख नहीं पाते तो इन्हीं खानों तक सीमित रह जाते हैं। उसके आगे जाने के लिए उनको सीनियर सेकेंडरी, हाई स्कूल शिक्षा की सुविधा मैं समझता हूँ बहुत प्राथमिकता से हम लोगों को उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और कोई अपनी बात बोलना चाहता है आप में से? पीछे हेलो हेलो सर, आप बोलिए। सर कोलाई तहसील के अंदर महाविद्यालय नहीं है। आप भी मजदूरी करते हो? नहीं मजदूरी नहीं करता। क्या करते हो आप? मैं अभी तो मजदूरी करता हूँ। मैं बाहर 12th किया है। हाँ। 12th करके अब मजदूरी लग गया हूँ। हाँ। और यहाँ महाविद्यालय नहीं होने के कारण मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता, और इस वजह से महाविद्यालय होना तो जरूरी है तहसील के अंदर। तहसील के अंदर बहुत लड़के आगे जाना चाहते हैं, परंतु महाविद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है गांव के अंदर। गांव से लगभग कोलाइत आना पड़ता है सीनियर सेकेंडरी के लिए, या बीकानेर जाना पड़ता है। वो खर्चा परिवार के माता पिता नहीं उठा सकते, तो इसके लिए हम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। आपके माता पिता क्या करते हैं? माता पिता मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ। यहीं पे खानों में? हाँ सर। बताइए। बाकी बाकी लोग सुन लेंगे भैया माइक से। साहब के हमारे गुड़ो गांव अटे खनी माइनिस लागोड़ो है, कोयला माइनिस है। तो जकी दिन हमारी जमीन जकी दिन एक बार करी, पहली बात तो कौडिया रे भाव में ली नहीं, माने कहीं दियो को नहीं, जबरदस्ती माने थाना में और पुलिस में धमकियां दे पकड़ा और हमारी जमीन एक्वायर करी। पहली बात तो कितनी जमीन थी सर? हमारी जमीन होती कम से कम तो लगभग 150 किसानारी 200 किसानारी जमीन है। अच्छा अब साहब सुनो, मैं हमारी बात सुनो। अब सुनो साहब, मैं मेरी कहने से मन हो रहा है कि मैं बात क्यों। दूसरी बात, एकदम गांव रे नजदीक लीलगन माने कहो तो क्या थाने एक आदमी ने कंपनी की तरफ से नौकरी दे सा, कंपनी तरफ से बे माने कहीं है। हमारे गांव रे जगह जितना भी आदमी बच्चा बह रहे या गांव रा मजदूर बह रहा है, जक्को ने कहीं है कि लेबरी जगह परोट रहा बाने धाड़ी सुम बेवा रहा है, हमारी कोई सुविधा नहीं है। कंपनी वाला माने कहो तो थारे गांव में हॉस्पिटल लगा सा, स्कूल रवाना व्यवस्था कर सा। मारी बाई 10 ऊपर हाली तक स्कूल को नहीं, गाँव रे बताना एक सगला खाना वाला और माइनस वाला आई दबा रख रहा है कि ए लोग दबियोड़ा रहे हैं जो हमारी मजदूरी खाना रे माथे जो मजदूरी करता रहे। मैं साहब ये खाना रे जो मारो कहीं है कि मोर्च कराडो 8 ना मजदूरी में मैं ये खाना रे माने बैठो यही खाना है चंद्रबाबू री और संपत लाल जी खाना री माने 55-60 साल की उम्र आ गई, ठीक है ना साहब। अच्छा वो खान कोयला रे खाने जो गांव रे एकदम खने आ गई, एकदम जस्ट एकदम खने वो धूड़ो कोयला है जो गांव पूरे रे ऊपर साफ पड़ा है। कौन सुने है मान लो गरी पाठे पब्लिक बहुत मतलब है जो को दुखी पब्लिक है जो कोई अंत नहीं है, लेकिन कोई सुनने वाला को नहीं। और ठेकेदार है जगह कहीं है क्या वे जो मजदूर और ठेको ले और आप ठेकेदारी करे और आप जो घर भरे। माने साहब कौन साहब राहुल जी साहब, मैं तो इतो माने खुश हो रहे हूँ कि आज हमारी ये धरती रे माने पहली इंदिरा गांधी जी अठे पधारिया, अठे प्रधानमंत्री आज की रोड और निकलिया वीरे बाद रे माने मारी धरती रे माने आप पधारिया, ठीक है मैं बहुत बड़ा खुशियां। लेकिन मारी सही बात आ बात है, समस्या रो कोई अंत नहीं है। धुड़ो कालियो धुड़ो कोई ना मोरो पर्यावरण जो गाँव रे माथे पड़े मोरी कोई सुने को नहीं,
कोई नहीं सुने, कोई क्यों के बड़ा बड़ा जगह है नहीं जनप्रतिनिधि है तो कोई है, कोई गाँव नजदीक लांटा है जखन बोने कहीं एक फुल ठेकेदारियों नोट मिल रहे हैं मोन ठेकेदारियों मोने मैं क्यों बोले, ठीक है साहब मैं तो बात हुई जैसी बात क्यों चाहे बोली कोई लोग रोजी ने बोलो मैं काना कुटू क्या, मैं पर्यावरण वास्ता जो बैठे रह कौन नहीं रहूं, मारे घर रह क्यों करने रह क्यों लारे खोन रहे क्यों सब बात 50 घर जो कर मारी हालत हो रही है साहब, और मजदूरी कुछ नहीं देवे साहब, कुछ नहीं देवे। क्या ये क्या हुआ भैया बताओ थोड़ा। कहाँ चोट लगी आपको? पगरे कहीं हो पगरे थारे बताओ थे। खान के अंदर काम करता था, डाव पड़ गया था, काम करते हुए पड़ गया, काम करते थे दोनों गिर गए, मिट्टी गिर गई, मिट्टी ओहो मिट्टी गिर गई। कब की बात है बाबा? आज 18-19 साल कड़े इलाज करा? इलाज बीपी पीबी किसने कराया? ठेकेदार ठेकेदार ने करा। वो ठेकेदार कोई पैसा वैसा दिया अभी वक्त में क्या भाई थे अब काम नहीं कर सको, देखो साहब मैं पैर टूट गयो, मैं पैसे लियो कौन लियो कौन तो अब कहीं है अब वो दिहाड़ी दे 50 रुपये दिहाड़ी दे रोजाना देवे। घर बैठे। अच्छा मैं कोई दे तो कौन मैं लिया नहीं अब 50 रुपये चालू है कि दाढ़ी 50 रुपये दे बैठा मिलता है। देखो झूठ बात नहीं क्यों चौकीदारी करो, चौकीदारी नहीं घर बैठो, घर बैठा हो। 50 रुपये चले कौन नहीं काम करा 2-4 आदमी पेंशन मिले? पेंशन था ना? हाँ पेंशन मिले कितना 750 रुपया तो काम तो चले। तो बीसी का साथ 1500 में हो गया, 750 में हो गया, चलना ही चलना है, वो भगवान चला ही भगवान चला ही नहीं माइंस वाली सरकार वाली 750 हो बच्चे गई, 50 कितने? रुपए वो हो गए। नहीं तो दिन ठाकरा थार बढ़िया है मामलो। हाँ अब तो कोई दिक्कत ही कोई। पोतो पोतो अच्छा लड़का है थारे? नहीं जन पोतो कोई नहीं, नहीं तो पोतो पूरी लटापोरी करतो, पानी पूछतो क्योंकि पेंशन आवे थारे। थे बोलो बाबा धोलिया फेंटाड़ा बड़ा बाबूजी थे बोलो, डोगरा थे बूढ़िया बोलोगे? थे बोलो पर बूढ़ियन बोलो तो बूढ़ियन लारे कर बूढ़ियन बोलो तो लो लो बटी खड़ा रहो, बटी थे बटी खड़ा रहो, सुनी जे कम था। अरे सुनी जे कम अरे मैं तो गरीब आदमी हूँ और 50 वर्ष क्या कोई मारे खाने मन्ने कहते मैं गरीब आदमी हूँ, हमारे खाने कोई जमीन नहीं, जगह नहीं, कोई लैंड नहीं, देन नहीं। 7 वर्ष क्या हमारा काल पड़े तो हमारे घास कतरे की समस्या है। और बाकी तो को हमें कोई है कि ये माथे धाड़ी पेवे नहीं, जो को कहीं तो काटते 100 रुपया धाड़ी देवे, कहीं कहते हारा मत आया तो छोटा मोटो ने लगावत है को नहीं, मोजाड़ो ने तो कतो ही लगाओ को नहीं, जो को मोटो अंदर ने घनी याद करिया और हमें थाने याद करो तो किसी कोई कृपा कर दो तो कोई जमड़ी री बीजो पिजो माना तो भाई मैं तो हमें है तो पढ़िए मारी सुनो बुढ़िया बुढ़िया बात होगी, बाकी रहने के वो भलोई सुनो बुढ़िया बात होगी। ये जो कह रहे हैं सर कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास में कोई काम नहीं और यहाँ जो काम कर रहा हूँ उसका पूरी मजदूरी मेरे को मिलती नहीं, तो बाबा अब राहुल जी आज आपके बीच में आया है, ई वास्ते सुनना आया कि भी अपने गांव के जो आदमी हैं और गांव रहते बूढ़िया जवान जो भी कोई गांव का ग्रामीण है, तो ये सारी बातें जो है ना आपके बीच में ही आए हैं और आने का मकसद यही है कि भी हमारे भाइयों के बीच में जो माइनिंग जो लेबर है आप मजदूर हाँ किया काम करा हाँ किया कई दिक्कत है कई समस्या है, भाई समस्या सुनने वास्ते आप बीच में राहुल जी आया है। आप विराजो, अब आप विराजो, सुनो का मशीन लागू कान में। हाँ बोलिए। अच्छा यंग अभी साहब ने पूछा था कि हमारे यहाँ वो नरेगा वाला काम चलता है या नहीं चलता है। हमारे गांव में 5-6 साल से कभी नरेगा वाला काम चला ही नहीं है आज तक। और दूसरे में पहले हमारे बुजुर्ग खेती करते थे और करते थे, अभी ये जो खान वाली मिट्टी जाती है पानी के बहाव के साथ, तो इस चिकनी मिट्टी से हमारी खेती भी नहीं होती है और ज़मीन भी बहुत कम है। पावर प्लांट ने ले ली है ज़मीनें वो और बेरोज़गार हैं। और जो अभी ये बात कर रहे हैं
खान के बारे में और में, तो ये बाहर के मजदूर भी आते हैं तो हमारे 100 रुपये ही देते हैं कि करना है तो काम करो, नहीं करना है तो बाहर के जो बिहार के हैं या और है वो मजदूर काम करते हैं, वो भी आ जाते हैं, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में आ चुके हैं। तो इसलिए हमको बोलते हैं तुमको 100 रुपये मिलता है, करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ, हमारे पास मजदूर है। तो वो लोग काम करते हैं तो हमको घर बैठना पड़ता है, ना हमारी दाढ़ी बढ़ाई जाती है और ना ही कुछ होता है। पहले खेती में काम करते थे तो अब खेती भी नहीं होती, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी जाती है हमारे खेतों में तो वहाँ फसल भी नष्ट हो जाती है, होती ही नहीं सर फसल। तो इसीलिए बहुत आपके पास कितनी जमीन है? मेरे पास नहीं, मेरे पिताजी के पास है 25 बीघा है सर। अब खेती होती नहीं है, बरसात होती नहीं है और नहर का कोई साधन नहीं है हमारे पास, उसमें बरसात होती नहीं है, नरेगा वाला काम नहीं चलता है, प्लांट में हमको लगाते नहीं है, बेरोजगार है। गांव में प्लांट, हमारे गांव का प्लांट है, हमारी गांव की जमीन गई है, फिर भी बाहर वाले मजदूरी करते हैं, हम लोगों को मजदूरी भी नहीं देते हैं, मजदूर में भी जगह नहीं है। तो साहब क्या करें हम, घर बैठे कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह नहीं है साहब। खान में जाते हैं 100 रुपये, आज इतनी महंगाई होती है कि 100 रुपये से साहब सब्जी नहीं आती है, 10-15 जन है। ये जो पावर प्लांट लगा ना, इसने सबसे ज्यादा क्यों, कैसे लाया ये? पूरी की पूरी जमीनें 1240 हेक्टेयर उन्होंने आवाप्त कर ली। हाँ। और उन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। उपजाऊ जमीन थी वो, उपजाऊ बिल्कुल साहब पूरी। उसके अगर आप उसकी क्वालिटी बताए ना आपको, यहाँ वो जमीन 2 क्वालिटी की है। एक तो जो बरसात से निर्भर होती है, एक ये जब ये पहले माइंसे नहीं थी। ज्ञान जी जमीन के बारे में नहीं, अपन लेबर से क्या था मजदूरी, आप पूछे कि जमीन उपजाऊ के लिए पूछ रहे हैं ना साहब। तो यहाँ से ये पानी 10-10 किलोमीटर वहां चल के जाता था। स्टेट टाइम के यहाँ बांध बंधे हुए थे, उन बांधों में वो पानी जाकर के रुक जाता और वहां अगर अगर बरसात कम हुई सावन में तो वो हाड़ी हो जाती, नहीं तो ये छावनी हो जाती। लेकिन अब कुछ तो इन माइंस ज्यादा होने से वो जगह टूट गई, पानी वहां जाता नहीं, बरसात होती तो वो यहीं कटा जाता। वो जमीन साहब यहाँ डीएलसी की अगर रेट देखें तो शायद यहाँ आजू बाजू की जो हमारी डीएलसी रेट है जमीन की वो नहीं है दूसरी जगह की, लेकिन वो जमीन आवाप्ती में चली गई हमारी। जो पीढ़ियों की हमारे बुजुर्गों ने ये जमीन रखी थी, उससे हमारा गुजारा चलता था, वो जमीन उस प्लांट में चली गई। 1240 हेक्टेयर जमीन की पूरी उपजाऊ, 1 बीघा भी उसमें अनकमांड जमीन नहीं थी। मतलब गरीबों की जमीन ले ली, पावर प्लांट बना दिया, जमीन हाँ साहब बिल्कुल भूमिहीन कर दिया और उनको सब गरीब बना दिया और उनको कह रहे तुम और उन्हीं के लिए मजदूरी नहीं। राखड़ा है वो ढो तुम हमारे आगे, कोई लगा राखड़ है वो हमारे जो जमीन की और कोई लगा गांव के ऊपर जो पर्यावरण के बारे में कोई नहीं देखता है। चारों तरफ बेरोजगारी कर दिया उन लोगों को और वो रो रहे ये तो थोड़ा बहुत इन माइंस और उसको विकास कहते हैं, उसको विकास कहते हैं, उसको विकास कहते हैं, विकास। मगर अब जो जमीनी अधिकरण बिल है, अभी जमीनी अधिकरण बिल है जो हम नया पास किए हैं, उसमें अब इस प्रकार से काम नहीं किया जा सकता है। मगर आपका तो नुकसान हो गया। हमारा तो हो गया, अब हमको तो कुछ उसमें कुछ मिला नहीं। बिल्कुल 5-5 लाख बीघे की जमीन थी वो हमारे 20,000 25,000 लगे भूमि अधिकरण और कोई भूमि अधिग्रहण बिल राहुल जी आपने जो संसद में पास करवाया है, उससे पहले यहाँ की जो जमीनें आप्त हो गई उन किसानों को फायदा नहीं मिला। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि संसद में इस सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण बिल पास कराया है, उससे हमें उम्मीद है कि इस क्षेत्र के किसानों की जो जमीनें जाएगी उनको रॉयल्टी भी मिलेगी, उनके परिवार के लोगों को नौकरी भी मिलेगी और उसके अलावा अन्य फायदे भी मिलेंगे, ऐसी कामना हम करते हैं। हेलो सर, हेलो राहुल जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अरे ये मिट्टी नहीं है सोना है, अरे ये मिट्टी नहीं है सोना है, ये सोना बाहर जाता है और सोना यहाँ का यहाँ रहे तो मजदूर कोई गरीब नहीं रहता है। ये सोना सारा गुजरात बॉम्बे कलकत्ता बाहर जाता है, तो इसलिए ये देश की जनता गरीब है राहुल जी। और यहाँ पर कोई मोटा कारखाना गैस का है चाहे किसी का है, आप यहाँ पर लगाओ तो इस जनता का थोड़ा बहुत भला हो सकता है, नहीं तो राहुल जी इस जनता का कोई भला नहीं हो सकता है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आप
ये मिट्टी नहीं है, सोना सोना सभी बाहर जाता है। जब ये देश की जनता भूख मरती है, यहाँ सोना बाहर से सोना यहाँ आता है तो जनता थोड़ा बहुत नुकसान होती है। बैठिए, एक यहाँ नौजवान कुछ मगर बोलना भैया एक बात है, आप कह रहे हो सोना बाहर जाता है, मगर पैसा तो हिंदुस्तान के ही लोग बना रहे हैं। तो यहाँ का सोना बाहर जाता 100 रुपए देते हैं सर, ये सोने का सोना बाहर जाता है। बाहर वाले वो लोग लखपति हो गए, माला माल हो गए, यहाँ पे जनता गरीब हो गई, एकदम दाब के गरीब हो गई। मगर मेन बात ये है ना कि जो गरीब है उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। वो जितना भी चिल्लाए कोई नहीं सुनने वाला है, और अलग अलग तरीके निकालते हैं कि भैया इसको हम विकास कहते हैं, इसको हम कुछ और कहते हैं, इसको कुछ और कहते हैं, मगर अंत में गरीबों की आवाज नहीं सुनाई देती। पूरा सिस्टम ऐसा ही। अब जमीन आपकी है, कोयला उसमें से निकाला जा रहा है, मगर आपको उस पर मजदूरी भी नहीं मिलती। अगर दिल्ली में आपने किसी अमीर व्यक्ति से जमीन लेनी हो तो आप एक्वायर नहीं कर सकते, मगर अगर गरीब से एक्वायर करनी हो तो 1 मिनट में एक्वायर हो जाती है। पुलिस में सफा आके मानता आएगा, हकीकत बात है, मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, ये बैठा सकूं पूछ सकते। अब एक आखिरी सुझाव आप में से कौन बोलना चाहता है? आप बोलिए। आज मैं नमस्कार, मैं खान मजदूरों की तरफ हूँ राहुल जी रो बहुत बहुत धन्यवाद करो। मैं एक हल्को सुझाव देना चाहूँ राहुल जी ने कि खान ने मैं जो एक कर्मचारी 58 साल की नौकरी करे बिंगे बाद में बीरो पेंशन योजना लागू हो जाए, तो हमारे खान में भी एडो सिस्टम होना चाहिए कि खान में 20 साल 30 साल, क्योंकि शरीर तो कमज़ोर हो गई धीरे धीरे काम करते करते, खड्डा खोदते खोदते, तो बीरे भी पेंशन योजना ऐसी लागू होनी चाहिए कि परिवार लालन पोषण कर सके। मोटी मोटी बीमारियाँ हो जावे, ये पाउडरों टीबी है, सिलिकोसिस है, ऐसी बीमारियाँ हो जावे, बीरो इलाज तो करा नहीं सको और भी इलाज खातर खर्चों भी कठिन लगे। पेंशन योजना हुए तो कम से कम बच्चों को लालन पालन अच्छी ढंग कर सके। और भी एक मारो आप निवेदन है, अगर खान मजदूरों ने पेंशन योजना करनी चाहो तो बहुत बहुत हाँ सर, राहुल साहब जी आप पधारे हो, तो पहली बात तो ये है कि आपको धन्यवाद देता हूँ मैं, हमारे मजदूरों के बीच में आए हो आप। तो ऐसे हमारे मजदूरों के बीच में इंदिरा जी थे, 25 में आए थे यहाँ, तो हमारे को संभाल के गए थे, तो वो फिर हो गए, तो हमारे सिंचे का राहुल गांधी जी राजू जी आए थे, तो वो थोड़े दिन में एक्सपायर हो गए थे। तो आज आप हमारे को संभालने के लिए आए हो, तो बहुत अच्छा काम किया आपने। यहाँ हमारा पानी नहीं था तो इंदिरा जी किया, हमारी रोडें नहीं थी तो इंदिरा जी किए, तो सारी बातें ये हमारे कांग्रेस का उन प्रताप है, कांग्रेस का, इंदिरा जी का। तो आज आप संभालने के लिए आए हो तो बहुत धन्यवाद है। हमारे यहाँ बहुत खाने हैं, दौड़ी की है, मिट्टी की है, राती की है, चूने की है, तो कोयले निकलते हैं, तो सारी चीज़ हमारे यहाँ निकलती है। तो हमारे यहाँ कोई आदमी कामयाब नहीं होता, तो उसका क्या है कि टावर हमारे तो सक्सेस नहीं होते। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, तो हमारे में बहुत बुरी हालत हो रही है। आप आए हो तो हमारे कुछ न कुछ कोई स्कूल का ऐसा कोई काम करो, तो धन्यवाद आपको। हमारे यहाँ पहले तो 1 रुपया ले जाते थे तो हमारी टिकट मिल जाती थी, दवाई मिलती थी। अभी हम जाते हैं तो 500 रुपये ले जाते हैं तो हमारे को दवाई नहीं मिलती है, तो हम बीमार आदमी हैं। क्या हुआ आपको? हमारे को शुगर हो चुकी है, तो हमारे डायबिटीज? हाँ जी, तो इंजेक्शन लेना पड़ता है क्या? हाँ, दवाई लेता हूँ, मेरे पास है। तो रोज लेते हो? हाँ लेता हूँ सर। कितने रुपए लगते हैं? तो लेते हैं 500-700 रुपये लगते हैं। हमारे महीने के इतने हमारी कोई मजदूरी नहीं है, तो हम एकदम सब अनपढ़ हैं, तो हमारी बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी कमज़ोर हो गए, तो हमारे बच्चे 8वीं 7वीं पढ़े, कोई भी नौकरी नहीं लग रहे हैं, तो हमारे ऐसी बहुत
दुर्दशा हो रही है। क्या क्या करते हैं बच्चे अभी? अभी तो बच्चे क्या करते हैं, इतना दिन तो मैं उसको स्कूल घालता था, अभी हमारे पार नहीं पड़ती, मैं बीमार हो गया तो बच्चा भी घर है, मजदूरी करता है। तो ऐसी कोई हो है तो हमारे यहाँ कोई स्कूल का बजट आपसे आशा तो बहुत तकड़ी है, और आप हमारे बीच आए हो तो आपको धन्यवाद। यहाँ से कितना दूर रहते हो आप? काम यहाँ करते हो? नहीं, तो हमें कोलाई से 50 किलोमीटर आगे रहते हैं। तो कितना चलना पड़ता है दिन में? दिन में तो ऐसा है कि आते जाती है, और तो क्या करते हैं, साइकिल से आते हो? कैसे आते हो? साइकिल से आते हैं जी। तो हमारे को कोई मजदूरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है सर, ये बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साहब, मेरा एक सेकंड देखिए, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी आज समय निकालकर हमारे पास आए हैं, हमारे भाई कुछ बोलना चाहते हैं, आप आखिरी में कुछ सर मेरा एक सुझाव और है कि ये जो हमारे एमएलए साहब ने जो बात कही थी स्कूल के लिए, तो एक बड़ा स्कूल हमारे खान मजदूरों के लिए अलग से होना चाहिए। बड़े बड़े धनवान लोग तो कहीं पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन खान मजदूर और एक अलग से विद्यालय हुए अच्छो, तो निवेदन है वो भी आरक्षित होना। डूडू स्कूल खोले? नमस्कार, कुछ बोलोगे? कुछ बोलो चलो। जी सर नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे मजदूर हैं, काम करते हैं, उनका ना तो कोई बोनस मिलता है, और यहाँ पे जो अपने पीएफ वगैरह है, जो पीएफ कटा है उनका पीएफ भी नहीं मिल रहा है। जो काफ़ी दिनों से पड़ा है उनका पीएफ, मैंने 2 महीने का काट लिया तो उनका कोई पीएफ वगैरह उनका ये कोई नहीं उठाना नहीं चाहता है कि यहाँ पे पीएफ मिल जाए उनको। और मजदूर हैं जो कि 100 रुपये दिहाड़ी करते हैं, 100-150 रुपये पड़ जाते हैं, मेहनत ज़्यादा करता है तो 100-150 रुपये पड़ जाते हैं, नहीं तो आपके होता है उतना ही कर लेते हैं और बस टाइम पास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं समझता हूँ आज एक बहुत मुबारक दिन हम लोगों के लिए है कि कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी आप सबके बीच में आप लोगों की बात सुनने के लिए, बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता आपके बीच आकर आपकी बात को सुनकर, और तमाम हमारी माताओं ने, नौजवान साथियों ने जिन मुद्दों को उठाया है वो सालों के मुद्दे हैं, लेकिन आज आपके घर खुद चलकर आपसे मिलकर बैठकर इतना समय आपके बीच में बिताया है, ये जानने के लिए कि आप लोगों की बीमारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आपकी ज़मीन के पट्टे, आपकी रॉयल्टी की दिक्कत, और आप लोगों को आने वाले भविष्य के लिए क्या ऐसी आस्था कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या कर सकती है। और हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा जो आज आपने बोली हैं, और यही मानसिकता लेकर राहुल गांधी जी ने देश के तमाम कोनों में जाकर दूर दराज के लोगों से मिलकर, उन लोगों से जो मेहनत का श्लोक हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बनाते हैं, जिनके कंधों पर खड़े होकर आज भारत देश यहाँ तक पहुँचा है, उन लोगों की त्याग और तपस्या और मेहनत है जिसको आज सुनने के लिए राहुल गांधी जी आए हैं। हमारी माताओं ने जिन बातों को बोला और बहुत मार्मिक तरीके से अपनी बात को रखा, क्या वो चाहती हैं, और आज जिन हालात में हम लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो दिन भर मेहनत कर कर 2 जून की रोटी उनको नसीब नहीं होती है, और आप लोगों के बीच में आज राहुल जी को हम भी बहुत खुश नसीब हैं कि आज वो समय निकाल कर आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, और आप लोगों को इस बात का मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग संगठित होकर देश भर में जो संगठित सख्त नहीं है, जो शहर में मजदूरी करते हैं, उनको बीमा मिलता है, ईएसआई मिलता है, पेंशन मिलती है, पीएफ मिलती है, तमाम सुविधाएं मिलती हैं। हमारे को यहाँ पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और कटनी छटनी कर कर किसी तरह चुप करा दिया जाता है। इस बात को आज पूरा देश सुन रहा है। यहाँ पर खड़े होकर आप लोगों ने जो बात बोली है सिर्फ राहुल जी के कानों तक नहीं पहुंची है, ये देश के लोग सुन रहे हैं कि आज मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपनी बात बोल सकता है, और उस बात को आवाज देने के लिए आदरणीय राहुल जी यहाँ पर हमारे बीच आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं निवेदन करूंगा राहुल जी से कि आपको संबोधित करें। बैठ जाओ। बोलिए। हमारी मजदूरी तो अलग की बात है, यहाँ की गुंडागर्दी है ना, ये सबसे बेहतर है। थोड़ा बताइए, समझाइए। गुंडागर्दी क्या है? हमारा जो मजदूर हम है, मिट्टी ढो के हम गाड़ियाँ खरीदते हैं, और जो कोई हम गाड़ी चलाते हैं, कोई मिट्टी खोदते हैं, तो गाड़ी चलाने के जो लेके आता है ना, तो यहाँ गुंडे है कई 10-20 लोग ये चंदी, वो गुंडे गाड़ी वाले से 10,000, 5,000, 1,000 जैसे मौका पड़ता है ऐसे खोस लेते हैं। यहाँ की पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। यहाँ नेतृत्व श्रीमान जी भाटी साहब ने किया 40 साल, उनके वो गुंडे पाले हुए हैं। तो यह साहब निवेदन है, एक पुलिस को भी यह मजदूर के ऊपर गुंडागर्दी करते हैं
उनकी तुरंत सुनाई होनी चाहिए। वो आपकी निश्चित होकर मजदूरी करे। पीएफ ही पीएफ है साहब। बैठो बैठो बाबूजी, बैठो धन्यवाद। बैठो, बहुत धन्यवाद। यही जो यहाँ जो है, मैं निवेदन करूँ राहुल जी आपसे, मैं आपसे पहले निवेदन कर रहा था कि कोलाई जो है पीछे 35 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है यहाँ एमएलए बनते आ रहे थे। आपकी बार जो है आपने आपके सोच के और आपने जो युवा चेहरा जो कोलायत को दिया, ये सारे जो मजदूर बैठे हैं, पूरा कोलायत तबका जो है उसने पूरे जोश खरोश के साथ में कांग्रेस को जो भारी बहुमत से आपके सपने को साकार करने का काम किया। अभी जो बता रहे थे आपके बीच में कि यहाँ जो पिछले सालों से जो है माफिया पैदा हो गया, ये जो पूरा का पूरा जो क्ले का जो है माइनिंग एरिया है, इस एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट का आप ले में, चाहे आपका जो है लोडिंग अनलोडिंग का ले, उसमें हर जगह जो है माफिया पैदा हो गया। उस माफिया की अभी ये बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है कांग्रेस आने के बाद में उस माफियाओं पे अंकुश लगा है और छोटे मोटे कोई माफिया और रहे हैं तो वो भी जो है कोलायत के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब मैं इन मजदूरों की जो समस्या और जो दिक्कतें आपको बताई, ये वास्तव में उनकी बात सही है। आज चाहे उनकी अपन जब पेंशन की बात करें, हमने जो है पीछे राजस्थान में जो कांग्रेस की जो सरकार थी अपनी, उस सरकार के अंदर हमने योजना बनाई, लेकिन अब राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो राज आया है, उस राज के द्वारा हमारे बीच में चाहे अनाज की बात ले लें, चाहे फ्री दवाई की बात ले लें, चाहे मजदूरी की बात ले लें, चाहे अन्य योजनाओं की अपन बात कर लें, तो उन योजनाओं को बंद के कागार पे है। आज अभी आप बता रहे थे कि हमें पूरी दवाई नहीं मिल रही। आज सब सेंटर हॉस्पिटल उसमें कोई दवाइयाँ नहीं है। आज जो है फ्री अनाज जो अपने 1 रुपये किलो में जो बीपीएल जो चयनित जो परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाला परिवार है, उसको आपने जो है 1 रुपये किलो गेहूँ देने की बात करी थी और वो सुचारू रूप से गेहूँ मिल रहा था। लेकिन राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद में आज उस जो है गरीब परिवार को 1 रुपये किलो गेहूँ नहीं मिलता। आपने जो है हिंदुस्तान के अंदर एक खाद्य सुरक्षा के अंदर आपने जो है पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास रचने का काम किया। वो इतिहास था आपने फूड सिक्योरिटी बिल लाकर खाद्य सुरक्षा जो है उस गरीब परिवार को आपने दी। उसके तहत आपको 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल जो है आज उस परिवार को मिलता था। लेकिन अब भी जो है इस राजस्थान सरकार के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी सरकार है, उसके द्वारा जो हमारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बिल्कुल बंद के कागार पर। इसलिए मैं जो है पेंशन जो है एक उस गरीब उस मजदूर का जो बुजुर्ग है, उसका हमने उस बुजुर्ग का आपने मान सम्मान बढ़ाया, उसको 750 रुपये के हिसाब से पेंशन दी। आज जो है इस राज को करीब 90 दिन होने को आ गए। आज 2-3 महीने से इनको जो पेंशन नहीं मिली, दवाइयाँ नहीं मिली। मतलब हर स्कीम जो है, फ्लैगशिप योजनाएं जो आपने जो शुरुआत करी, उन फ्लैगशिप योजनाओं को बिल्कुल बंद करने पे उन्होंने आमदा है। हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी, आपने जो सचिन जी को भेजा और मेरे को भी आपने जो है एक आपने जो हम लोगों में विश्वास किया, मुझे विधानसभा में एक सीएलपी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भेजा। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जनता की भावनाओं पे बिल्कुल हम खरा उतरेंगे और आपके सपने को हम बिल्कुल साकार करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। मैं अब सामान्य राहुल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है हमारे जो मजदूर, जो खान मजदूर है, उनको आप संबोधन करें। यहाँ आकर मुझे काफ़ी खुशी हुई आपसे बातचीत करने के बाद। आपकी जो समस्याएं उनको थोड़ा मैं बेहतर समझा हूँ। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सबके सब समस्याएं समझ गया, मगर थोड़ा तो ज़रूर समझ आया। विकास की बात होती है, प्रगति की बात होती है, मगर जो गरीब होता है उसकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है। आपने ज़मीन की बात की, कोयले की बात कर रहे हैं। गरीब की बात नहीं सुनी जाती। अलग चीज़ें कहते हैं कि भाई यहाँ विकास हो गया, पावर प्लांट लग गया, ये वो सब सही है, मगर अभी आपने इंदिरा गांधी जी की बात की। इंदिरा गांधी जी गरीब की बात सुनती थी,
चाहे वो हर बार गरीब के लिए काम कर या ना कर पाए, आवाज़ ज़रूर सुनती थी। और काम भी बहुत किया, गरीबों की मसीहा थी, मगर उनके दिल में गरीबों के लिए जगह थी। और वो जब भी विकास की बात करती थी या जब भी प्रगति की बात करती थी, तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल होता था कि हिंदुस्तान की गरीब जनता क्या सोच रही है और हिंदुस्तान की गरीब जनता की आवाज़ क्या कह रही है। तो मेरी सोच है कि अगर राजनीति करनी है तो इसी प्रकार की करनी है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो अपनी बात सुनवा देते हैं, मगर जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, बाकी लोग हैं, वो अपनी बात रख नहीं सकते, रख सकते मगर ठीक से सुनाई नहीं देती। तो मेरी कोशिश है कि आपकी आवाज़ सुनूं और जो भी मैं आपके लिए कर सकूं आपके साथ मैं करूं। 2-3 चीज़ें आपने कही। आपने ज़मीनी अधिग्रहण की बात कही कि पहले ज़मीन हमसे छीनी जाती थी, ना हमसे पूछा जाता था और उस ज़मीन का हमें फ़ायदा नहीं मिलता था। वो बात हमने बदल दी है, ज़मीनी अधिग्रहण का कानून बदला है हमने, और वो बात तो अब हिंदुस्तान में बंद हो गई। क्योंकि अगर आप ज़मीन एक्वायर भी करना चाहते हो, जैसे पहले होता था, अब नहीं किया जा सकता है। मगर गरीब को कम से कम मदद की ज़रूरत होती है। जो देखिए, जो अमीर होता है वो बीमार हो जाता है, दवाई खा लेता है, उसको इतना नुकसान नहीं होता, 3-4 दिन में वो ठीक हो जाता है। मगर जो मजदूरी करता है, जैसे इनका पैर टूटा या जो बीमार हो जाता है, मजदूर बीमार हो जाता है, तो उसके जो 2-3-4 दिन खराब होते हैं, उसमें वो एक बार फिर गरीबी के अंदर घुस जाता है। तो उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसी जाती है कि भैया थोड़ा सा पैसा बना, दवाई में चला गया, थोड़ा सा पैसा बना, दवाई में चला गया। राजस्थान में हमने मुफ्त दवाई की बात की थी और हमारे मैनिफेस्टो में बातचीत चल रही है, जैसे हमने भोजन का अधिकार दिया, जैसे हमने रोजगार का अधिकार दिया, स्वास्थ्य में भी हम इसी प्रकार से हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को कम से कम अधिकार दें, कम से कम दवाई, कम से कम मदद हर व्यक्ति को हम देने की कोशिश करेंगे। पेंशन की आपने बात कही है, वही बात है। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी काम करता हूं और आस्ते 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 मैं पिस जाता हूं। अंत में क्या होता है, 30-40 साल बाद मैं मजदूरी नहीं कर सकता। तो अंत में मैं मजदूरी नहीं कर सकता और वहां मेरा पूरा बैठ जाता है। तो जब कोई बुजुर्ग हो जाता है और वो मजदूरी नहीं कर सकता, तब उसको कोई ना कोई मदद होनी चाहिए कि उसको भी ऐसे लगे कि पूरी ज़िंदगी मैंने काम किया, अब मुझे कम से कम कुछ सरकार से मिल रहा है या पेंशन मिल रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम प्रगति की बात करते हैं, तो उसमें हमारी सोच ये होनी चाहिए कि गरीब की आवाज़ उसमें जारी है। अगर हम ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, अगर हम कारखाना बना रहे हैं, अगर हम विकास कर रहे हैं, तो उसमें गरीब भी शामिल है या नहीं। और काफ़ी बार ऐसे होता है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो गरीब को भूल जाते हैं। बड़ा सा कारखाना बन जाता है, जैसे यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, मगर आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, उसको भूल गए। तो ये बदलने की ज़रूरत है कि अगर हम विकास करें तो गरीबों के लिए करें, कमज़ोर लोगों के लिए करें, और जो भी योजनाएं हैं फ़ायदा गरीबों को मिले। क्योंकि देखिए, ये देश को चलाता कौन है? अगर आप यहाँ काम नहीं करते तो देश नहीं चलेगा। अगर आप सड़क नहीं बनाओगे, मजदूर सड़क नहीं बनाएगा, अगर वो रोज़ पसीना नहीं देगा, तो देश नहीं चलने वाला। तो हमें उसकी भी सोचनी चाहिए, पहले उसका सोचना चाहिए। ये मेरी सोच है।
आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप आए यहाँ बैठे और आपने बातचीत की। हाँ? मेरा समय इतने कीमती नहीं है, आपका ज़्यादा कीमती है। धन्यवाद। हाँ, ये आखिरी बात कहनी है, ये बहुत ज़रूरी बात है। हाँ, ये बिल्कुल आपने कहा ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर यहाँ आपकी माइन, एक सेकंड में, अगर यहाँ माइन है तो क्यों ना कारखाना भी यहीं कहीं पास में हो। बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पंजाब गुजरात कारखाना जो है ठीक है, गैस सिपाही पानी चाहिए और कारखाना बोले तो मारो जितने मजदूर है वे लाग सके साहब। ठीक हमारे युवा ने बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्कार।